topic is basically social groups and organizations. You may say social organizations and social groups or vice versa. हम सोशल ग्रुप्स को क्यों स्टडी करते हैं? सोशियोलॉजी में सोशल ग्रुप्स की क्या इम्पोर्टेंस है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इन सारी बातें, इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हमने ये स्लाइड प्रेजेंटेशन तो मुकम्मल ख़त्म करनी है। अगर फर्स्ट हाफ में कंप्लीट ना हुई तो आई विल ट्राई माय बेस्ट इसको मैं सेकंड हाफ में कंप्लीट करूं। और स्टार्ट करते हैं ग्रुप्स से। तो ग्रुप्स के बारे में बताता चलूँगा। जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी का मेन सब्जेक्ट एरिया है, मेन सब्जेक्ट डोमेन है या फाउंडेशन जो है वो बेसिकली जो है इन ग्रुप्स जो है उसको हम उसकी बेस पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। और जो सोशियोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस विद इन ग्रुप्स और विद इन ग्रुप्स इंटरेक्शन विद इन सोशल इंटरेक्शन. So you might say the study and understanding of social group is central to sociology. हम थ्रू इन्वेस्टिगेशन, थ्रू रिसर्च, थ्रू तहकीक के ज़रिए हम डेली लाइफ के अंदर पाए जाने वाले सोशल ग्रुप्स के दरमियान पाए जाने वाले जो इंटरेक्शंस हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के ऊपर बात करते हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट और कन्फर्म के ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली कोई भी ग्रुप, सोशियोलॉजी के अगर डोमेन की बात करें तो सोशियोलॉजी की जो सेंट्रल पॉइंट है दैट इज़ अ स्टडी of groups and between groups. So why group? The answer is much of the sociological investigation is how individuals are shaped by their social groups. कि ग्रुप्स में रहते हुए जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे अपने आप को शेप करते हैं। मिसाल के तौर पर फैमिलीज से लेकर नेशन तक ये ग्रुप जो हैं वो कैसे मार्ज़ वजूद में आते हैं, ये ग्रुप्स कैसे तख्लीक होते हैं, ये ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं और ये ग्रुप्स जो हैं ये कैसे मेंटेन किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के ज़रिए जो कि इसका हिस्सा होते हैं। सो यू मे से कि इन सोशलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप्स आर स्टडीड, how they created, how they composed, how they forms, what are the group dynamics, how that groups are maintained, that are composed by different individual under different circumstances. This is why group, and we answer why group question in that's in this slide. Okay, our next slide is what is social group. What is social group is basically in everyday language, almost any collection of people might be called group. हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के दौरान हुर्फ़े आम में जिस बात को समझाने की पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हर कोई एक कलेक्शन ऑफ पीपल जो है उसको हम ग्रुप कंसीडर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की तो सोशियोलॉजी के अंदर 3 बेसिक चीज़ें ऐसी हैं, अगर वो नहीं पाई जाती हैं तो उसको हम ग्रुप नहीं कह सकते। नंबर 1, देयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल who interact on routine, regular or daily basis. And number 2, that particular people unke they have common interests or shared interests on their daily life. And number 3 is they have the sense of belongingness, being a part of that particular group. So if I try to you try to collect or add all 3 points, then sociologically speaking, a group is a collection of people who interact regularly based on some shared interests and who develop some sense of belonging that set them apart from other gatherings of people. अगर ये 3 हुसूसियात किसी भी कलेक्शन ऑफ पीपल में पाई जाती हैं तो आप उसे ग्रुप कह सकते हैं। वाइल स्पीकिंग सोशियोलॉजिकली अगर ये तीनों चीज़ें नहीं पाई जाती तो आप उसको ग्रुप नहीं कह सकते। नंबर 1, इंटरेक्शन हो रेगुलर बेसिस पे। नंबर 2,
they have some shared interests or common objective or common goals and they have sense of belongingness. ये तीन चीजें उनको आम लोगों के जुर्मट से अलग करके एक ग्रुप की शक्ल देती हैं. दिस इज समटाइम यू मे कॉल द फीलिंग ऑफ वीनेस. जो फीलिंग ऑफ वीनेस जो है उसके ऊपर अगर बात करनी है देन यू से कि आप जो है आप एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं. ओके जी. Yes, sir. जी सर. Okay, what is the difference between a group and between an aggregate? As I earlier said कि आपको ग्रुप के लिए कुछ तीन खास चीज़ों की ज़रूरत होती है. अगर वो तीन चीज़ें नहीं हैं तो वो ग्रुप नहीं है. देन आप उसको एग्रीगेट कहेंगे. फिर आप उसको ग्रुप नहीं कहेंगे, उसको आप एग्रीगेट कहेंगे. टू और मोर पीपल बीइंग इन क्लोज फिजिकल प्रोक्सिमिटी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रुप. आगे चल के हम ग्रुप के साइज के ऊपर बात करेंगे. तो एग्रीगेट वो में ये बताना चाह रहा है कि अगर दो या दो से ज्यादा लोग किसी खास फिजिकल प्रोक्सिमिटी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ग्रुप की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं. इसको मैंने नोट में डाला है. दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. People who just happen to be in the same place at the same time are not a group. Being an example अगर मैं आपको दूं, किसी भी बस स्टॉप पे कुछ लोग खड़े हैं, किसी बस के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, एरोप्लेन के अंदर, ट्रेन के अंदर, या किसी कॉन्सर्ट को लोग देख रहे हैं. कोई भी ऐसी चीज जो है ग्रुप का हिस्सा नहीं होती. दे डोंट हैव कॉमन इंटरेस्ट, दे डोंट हैव डेली रूटीन इंटरेक्शन, and they don't have sense of belongingness. So you people cannot say कि ये एक ग्रुप है. आप उसको एग्रीगेट कह सकते हैं, आप उसको मैस कह सकते हैं, आप इसको मॉब कह सकते हैं, लेकिन आप उसको ग्रुप नहीं कह सकते. ओके, थर्ड थिंग दैट इज कैटेगरी. हम कैटेगरी को भी ग्रुप के साथ समटाइम मैच करते हैं, समटाइम कंफ्यूज करते हैं, इंटर रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करते हैं. ये ग्रुप कैटेगरी जो है और सेम चीज है, ऐसा नहीं है. कैटेगरी इज समथिंग डिफरेंट, ग्रुप इज समथिंग डिफरेंट. कैटेगरी is also confused with group, but category is refers to a collection of people who share common characteristics or statuses. ग्रुप की डेफिनेशन में हमने तीन चीजें देखी कि कॉमन इंटरेस्ट या शेयर्ड इंटरेस्ट होना चाहिए, डेली या रूटीन रेगुलर इंटरेक्शन होना चाहिए, और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए. तो कैटेगरी में जो 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 दो मेन चीजें आपको चाहिए, दैट इज कॉमन शेयर्ड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. किसी भी ग्रुप के अंदर, किसी भी लोगों के अंदर कुछ कॉमन इंटरेस्ट हों या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या स्टेटसेस हों. अगर मैं आपकी क्लास को कैटेगरीज में डिवाइड करूं तो मैं आपकी क्लास को मेल और फीमेल की कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं. मैं आपकी क्लास को एज वाइज कैटेगराइज कर सकता हूं. मैं आपकी क्लास को रेस वाइज कैटेगराइज कर सकता हूं. मैं आपकी क्लास को आपके फैमिली इनकम का जो लेवल है उसके हवाले से कैटेगराइज कर सकता हूं. लेकिन आपकी क्लास में जो ग्रुप है, हो सकता है कि दो या चार अच्छे दोस्त हों, वो ग्रुप पर फॉर्म करते हों, लेकिन ओवरऑल ग्रुप फॉर्मेशन जो है वो किसी और सेंस में ली जाती है आम अल्फाज के अंदर. तो कैटेगरी इज समथिंग डिफरेंट. आप किसी को उसके डेमोग्राफिक इंडिकेटर की बेस की, उसके जियोग्राफिकल इंडिकेटर की बेस पे, उसके सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर या कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे जब डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उनको डिफरेंट कैटेगरीज असाइन करना चाह रहे हैं. इसकी काफ़ी सारी मिसालें आपकी मौजूदा स्लाइड पे आपके सामने हैं. एज, रेस, जेंडर, इनकम लेवल, रिलीजियस एफिलिएशन, एथनिक एफिलिएशन, जियोग्राफिकल एफिलिएशन, कल्चरल एफिलिएशन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी कैटेगरी का हिस्सा होती हैं. Okay, next slide is that is in group and on group or out group. सबसे मोटा जो फर्क है, मेन फर्क जो है, इन ग्रुप के अंदर आपको बिलोंगिंगनेस या इंटीग्रिटी या हार्मनी ज्यादा होती है,
आउट ग्रुप के अंदर बिलोंगिंगनेस का कंसेप्ट ना होने के बराबर होता है, इंटीग्रिटी बहुत कम होती है, ग्रुप सॉलिडारिटी जो है वो ना होने के बराबर होती है, व्हाइल इन ग्रुप इज मोर इन सॉलिडारिटी, इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और लॉयल्टी या वफादारी जो है आप उस ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा रखते हैं। उसकी बहुत 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 इम्पोर्टेंट, बहुत आसानी से समझ में आने वाली मिसाल आपका फैमिली ग्रुप है, उसके अंदर वो बेसिकली आपका इन ग्रुप है जिसके अंदर आपको वोइनेस की फीलिंग आती है, ना कि देम आर दे की फीलिंग आती है। तो अगर हम इसको इसकी डेफिनेशन के अंदर देखें, दोज ग्रुप्स विद विच वी आइडेंटिफाई एंड फील and sense of belonging and loyalty is called in group, while on the other hand those with which we do not identify, toward which we may even feel animosity, कि हम जिसके साथ अपने आप को अपनी पहचान करवाना पसंद ना करते हो या अपने शिनाख्त देना पसंद ना करते हो, उसको आउट ग्रुप कहते हैं। मैंने आपको मिसाल दे दी, इन और आउट बड़ा वाज़ेह है अपने नाम के साथ, जिसके साथ अफिलिएशन आप अपने लिए आज़ाद समझते हो, आप अपने लिए ऑनर समझते हो और लॉयल्टी समझते हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो, वो इन ग्रुप होता है। और जिस ग्रुप के साथ आप अपने आप को मिलाना पसंद ना करें या जिस ग्रुप के लिए आप वो का लफ्ज़, देम का लफ्ज़ या दे का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, दिस मीन्स के वो आउट ग्रुप है, वो आपके ग्रुप का हिस्सा नहीं है। अंग्रेजी आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैंने खुलासा आपके सामने रख दिया। दो मेन चीज़ें इस स्लाइड के ऊपर, वो कहते हैं जी कॉन्फ्लिक्ट जो है किसी भी किस्म का, वो ग्रुप सॉलिडारिटी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। कॉन्फ्लिक्ट के बाद अगर आप किसी खास पॉइंट पे एजेंडे पे इकट्ठे होते हैं, इसका मतलब है कि जो ग्रुप सॉलिडारिटी है वो पहले की निस्बत ज़्यादा होती है। द मेंबर ऑफ वन ग्रुप ड्राज टुगेदर टू चैलेंज ए कॉमन एनिमी, और आप बीइंग ए ग्रुप ऑफ ए मेंबर, आप इकट्ठे हो कि किसी खास दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। और वही कॉन्सेप्ट जो मैंने ऊपर बयान किया अस और देम का, इफ यू आर सेटिंग अप एस यू बिलोंग टू एस, दिस मीन्स यू आर इन ग्रुप, एंड इफ यू बिलोंग टू देम देन यू आर आउट ग्रुप। Yes, sir. यस, नो, बिल्कुल नहीं समझ आई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसको सबसे आखिर में समझ आएगी। Okay, reference group is basically that group in which we compare ourselves, जिसके साथ हम अपने आप को मंसूब करना पसंद करते हूँ, that is positive reference group, and negative reference group जिसके साथ आप अपने आप को मंसूब करना पसंद नहीं करते। रेफरेंस ग्रुप जिस ग्रुप की मिसाल देते हैं जी, मेरा ताल्लुक फलां ग्रुप से है या मैं फलां ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, जिस ग्रुप कैटेगरी को आप अपने तारुफ के लिए, अपने इंट्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करें, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, आप उसको रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। कुछ ग्रुप के साथ आप अपने आप को मंसूब करना पसंद नहीं करते, लेकिन आप बताते हैं कि मेरा उस ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है, या आप ये बताते हैं कि मेरा फलां जो है ग्रुप से तल्लक है। We usually use groups to judge ourselves and our attitude, belief, behaviors and actions. हम इन चीज़ों के ज़रिए अपने ग्रुप को जज करने की, अपने आप को जज करने की कोशिश करते हैं कि हम कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसमें कुछ मिसालें हैं, आप उसने आपने खुद देख लेनी है कि वो रेफरेंस ग्रुप की अगर मिसाल दे रहा है तो वो कैसे दे रहा है। जी सर। नेक्स्ट, ग्रुप साइज। मैंने ऊपर कहा था कि ग्रुप साइज जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, और लेकिन जॉर्ज सिमल इसने कैटेगराइज किया है कि सबसे छोटा ग्रुप जो है वो 2 लोगों पे मुनहसर होता है, उसको डायड DYAD के नाम से जानते हैं, और इससे छोटा ग्रुप हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो ग्रुप कैटेगरी में नहीं आता। According to a group definition, if we are talking about a group, then you have at least 2 individuals with common interest, with routine regular interaction and with sense of belongingness. उसके बारे में
साइमल का कहना यह है कि साइमल कहता है कि इस ग्रुप को सरवाइव रखना दोनों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर इसमें से एक बंदा भी माइनस हो जाए तो ग्रुप की मौत वाकया हो जाती है। मतलब ये कि अगर 2 बंदों का ग्रुप है तो उसमें से एक का भी क्विट करना, एक का भी निकल जाना, उससे ग्रुप की मौत वाकया होती है। और अगर जो ग्रुप है वो 3 बंदों पे मुनहसर है, 3 बंदों पे मुश्तमिल है, तो उसको ट्राइएड कहा जाता है। तो साइमल ने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो उसने कहा साइमल इस वाले ग्रुप में जहाँ पे बंदे या इंडिविजुअल्स की तादाद 3 है, तो उसमें ग्रुप के ख़त्म होने की, टर्मिनेट होने की, डेड होने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? अगर 2 अशख़ास के दरमियान, 2 इंडिविजुअल के दरमियान लड़ाई या इख्तलाफ हो भी जाए, तो वहाँ पे एक तीसरा बंदा मौजूद है जो मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है। और साइमल का ये भी मानना ये भी था कि जैसे-जैसे ग्रुप साइज़ बड़ा होता चला जाएगा, वैसे-वैसे जो ग्रुप सॉलिडेरिटी है वो बड़ी होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और ग्रुप का सस्टेन करना या मेंटेन करना जो है वो ज़्यादा आसान होगा एज़ कंपेयर्ड टू द लीस्ट डेफिनेशन ऑफ ग्रुप विद 2 पर्सन्स। Yes, sir. ओके, व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क द पैटर्न रिलेशनशिप that connects us with those outside of our established group। एक ऐसा पैटर्न रिलेशनशिप जिसके अंदर आप अपने ग्रुप से बाहर जो है कनेक्टिविटी मेंटेन कर सकें, उसको नेटवर्क कहा जाता है। एक ऐसा पैटर्न रिलेशनशिप जिसमें आप अपने ग्रुप से बाहर जो है कनेक्शन या कनेक्ट मेंटेन, कांटेक्ट मेंटेन कर सकें, उसको नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क रिलेशनशिप्स आर एवर चेंजिंग एज पीपल कम एंड गो फ्रॉम आवर लाइफ। तो दिस इज नॉट समथिंग लाइक ग्रुप। वो कहता है जी नेटवर्क के दरमियान पाया जाना वाला जो रिलेशनशिप है वो लोगों के आने और लोगों के जाने से यकीनन चेंज होता है। आपके इसमें कुछ बहुत सारी मिसालें आप अपनी डेली लाइफ से दे सकती हैं। आप अपने किनशिप ग्रुप के दरमियान पाए जाने वाले नेटवर्क की बात कर सकते हैं। आप सीनियर जूनियर के दरमियान पाए जाने वाले नेटवर्क्स की बात कर सकते हैं। आप अपने कॉलेज के जो क्लास फेलोज थे या स्कूल के जो क्लास फेलोज थे उनके दरमियान पाए जाने वाले नेटवर्क की बात कर सकते हैं। आप किसी सोशल नेटवर्क की बात कर सकते हैं जिसके साथ आपका कनेक्शन है या आप कांटेक्ट में रहते हैं। बेसिकली नेटवर्क्स हेल्प्स यू और फैसिलिटेट्स यू इन योर डेली लाइफ, कि आप अपने नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते हुए अपने काम को आसान कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी मिसाल जो है माफियाज की है या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या ऑर्गेनाइज्ड गैंग के नेटवर्क्स की है, जो कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर सेम टाइम पे काम कर रहे होते हैं। अगर हम इंटरस्टेट बात करें तो इंट्रास्टेट की बात करें तो इंट्रास्टेट के अंदर बैन सूबाई गैंग्स होते हैं जो बड़े ऑर्गेनाइज नेटवर्क होते हैं। कोई जिली सतह पे जो है गैंग्स होते हैं, तहसील की सतह पे गैंग्स होते हैं। और ये नेटवर्क्स ऐसे वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं कि वो एक दूसरे को ना सिर्फ जानते हैं बल्कि एक दूसरे के काम को फैसिलिटेट करने के लिए भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सिमिलरली बिजनेस बेस पे जो है वो नेटवर्क्स डिफरेंट होते हैं। पॉलिटिक्स बेस पे जो है वो नेटवर्क्स डिफरेंट होते हैं। अगर कारपोरेट सेक्टर की बात करें तो उसमें डिफरेंट, अगर स्टूडेंट सेक्टर की बात करें या एजुकेशनल सेक्टर की बात करें तो उनके अपने एक नेटवर्क्स होते हैं। इसकी एक बहुत और अच्छी मिसाल स्कॉलरशिप नेटवर्क्स होते हैं कि उन्होंने एक बाकायदा ग्रुप्स बनाए होते हैं जो बाकी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप, आने वाले स्कॉलरशिप या मौजूदा स्कॉलरशिप के बारे में वक्तन फ़वक्तन मुत्तला करते रहते हैं। और ना सिर्फ वो लोग मुत्तला करते हैं बल्कि वो उनको गाइड करने की भी कोशिश करते हैं। साइबर स्पेस नेटवर्क, साइबर क्राइम नेटवर्क, ये सारी चीज़ें उसी का हिस्सा हैं। जी सर। बोलना नहीं है बिल्कुल ठीक है, ज़बान थक जाएगी।
सर बोलिए। ग्रुप डायनामिक्स वो होते हैं जिसको देखते हुए आप ग्रुप की शिनाख्त कर सकते हैं कि ये ग्रुप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है जी। ग्रुप डायनामिक्स इंक्लूड्स different characteristics like power structure या group ideas, conformity to group ideas, conflict कहाँ पे है, leadership कैसी है, decision making किसके हाथ में है, और socialization जो है विद इन अ ग्रुप कैसी चल रही है। तो ये सारी वो चीज़ें जो हैं जो आपको ग्रुप डायनामिक्स के बारे में बताती है। ओवरऑल ग्रुप का मोटो क्या है, एज स्ट्रक्चर ग्रुप में कौन कौन सा पाया जाता है, उनका एजेंडा क्या है, कौन से इलाके में ये ग्रुप काम कर रहा है, कौन से इलाके में ये ग्रुप काम नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको आगाह करती हैं ग्रुप डायनामिक्स के बारे में। जी सर। ओके, ग्रुप फॉर्मेशन नेक्स्ट स्लाइड आपकी। ग्रुप फॉर्मेशन, मैनी ग्रुप्स आर फॉर्म टू अकम्प्लिश सम टास्क। ग्रुप बनाने का एक और मेन मकसद होता है, ग्रुप जैसे पहले कहा कि कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, कोई शेयर्ड इंटरेस्ट नहीं है, देन आप उसको ग्रुप नहीं कह सकते। ग्रुप हमेशा ऐसी ही सूरत में बनाया जाता है कि जब कुछ खास ऑब्जेक्टिव, खास गोल को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ लोग इकट्ठे होते हैं और एक आइडिया के ऊपर वो कंसेंसस डेवलप करते हैं कि हमने इस आइडिया को हासिल करने के लिए हमने ये काम इकट्ठे करने हैं। अगर वो शेयर्ड नहीं है देन दे आर नॉट ग्रुप्स। This may required maybe like a team. The people do or work like a team to get that part. ओके। अगर ग्रुप फॉर्मेशन स्लाइड हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ग्रुप फॉर्मेशन में बेसिकली ब्रूस टकमैन ने 1965 के अंदर 4 स्टेजेस दी थी। उसने कहा कि कोई भी ग्रुप जब फॉर्म होता है, जब इकट्ठा होता है, तो उसका इन चारों स्टेजेस में से उसके इंडिविजुअल्स का गुजरना होता है। And these 4 stages are: number 1 forming, number 2 storming, number 3 norming and number 4 performing। मैंने इसको आसानी के लिए, फार्मिंग जो है बेसिकली ओरिएंटेशन स्टेज होती है जहाँ पे वो लोग, मुख्तलिफ लोग एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे हो रहे होते हैं। दिस इज बेसिकली ओरिएंटेशन स्टेज। वहाँ पे अभी कुछ पता नहीं होता, लेकिन लोग एक खास मकसद के तहत इकट्ठा होना शुरू होते हैं। उसको कहते हैं, you may say, formation stage, orientation stage, forming stage, first stage. The second one is storming stage. Storming is from storm, तूफान। that you may call it as a conflict stage। इसके अंदर जब आइडिया शेयरिंग होती है तो तमाम लोगों का सोचने का तरीक़ेकार या पैटर्न एक जैसा नहीं होता, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। जब आइडिया शेयरिंग होती है, उस कन्फ्लिक्ट के नतीजे में या लोग उस आइडिया को एक्सेप्ट करके उस ग्रुप के परमानेंट मेंबर बन जाते हैं, या उस आइडिया को रिजेक्ट करके वो उस ग्रुप को छोड़ देते हैं। तो दिस वन इज बेसिकली सेकंड स्टेज। नंबर 3 पे वो लोग आते हैं जो उन आइडियाज को एक्सेप्ट करके उस ग्रुप के साथ चलना पसंद करते हैं। उसको कहते हैं नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग इज फ्रॉम नॉर्म्स। ग्रुप नॉर्म्स को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो उसकी नतीजे में जो ग्रुप इंटीग्रिटी है, जो ग्रुप लॉयल्टी है, या ग्रुप कोहेशन जो है, ग्रुप हार्मनी जो है, या ग्रुप जो है, ये डेवलप होता है, जो कि अल्टीमेटली परफॉर्मिंग की स्टेज पे लेके जाता है, जिसको कहते हैं गोल्स स्टेज। कि वो मखसूस ग्रुप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने मकासद को हासिल करने के लिए परफॉर्मेंस जो है वो चौथी स्टेज पर जाके देना शुरू करता है। अगर हम इसको मजीद आसान करने की कोशिश करूं तो नीचे वाले पैराग्राफ में जी, एज वी कम टुगेदर and try to accomplish goal as a team, they evolve through each of the 4 stages। जब भी कोई ग्रुप बनेगा तो इन 4 स्टेजेस से गुजरेगा। नंबर 1 की बात करें, फॉर्मिंग इज इक्वल टू द कम टुगेदर। फॉर्मिंग ओरिएंटेशन की स्टेज पे वो तमाम लोग इकट्ठे होते हैं। स्टॉर्मिंग और कॉन्फ्लिक्ट की स्टेज पे वर्क आउट डिफरेंसेस, उन दरमियान पाए जाने वाले तमाम तर जो इख्तलाफात हैं उनके ऊपर जो काम होता है वो सेकंड स्टेज के ऊपर होता है।
थर्ड स्टेज दैट इज नॉर्मिंग, गेट टू वर्क ऑन द टास्क एट हैंड। आपको जो टारगेट दिया गया है आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। एंड नंबर 4 दैट इज परफॉर्मिंग, देन गेट द टास्क डन। और नंबर 4 पे आपने अपने उस टास्क को परफॉर्म करना होता है। जी सर। So these are basically Yes, sir. 4 different stages of group formation. Next slide, Yes. that is about leadership and what is leader क्या होता है। A leader is those who are able to influence other towards some future direction, events, goals or purpose। लीडर को ऐसा होना चाहिए जो इन्फ्लुएंस कर सके दूसरे लोगों को, उनकी फ्यूचर डायरेक्शन दिखा सके, इवेंट और गोल के बारे में आगाह कर सके, उनके ज़िंदगी के मकासद के बारे में उनको खबर दे सके। दैट इज कॉल्ड लीडर। लीडर जो है हम में से ही होता है, लेकिन जो है उसके अंदर कुछ खास क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लीडर के लिए 2 चीज़ें होती हैं, कुछ बाय बर्थ या गॉड गिफ्टेड लीडर्स होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो कि अपने एक्सपीरियंसेस से ये स्किल्स जो हैं उनको हासिल करते हैं। तीसरी कैटेगरी ये होती है कि वो ना गॉड गिफ्टेड होता है, ना ही वो अपने फ्यूचर एक्सपीरियंस से, अपना अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। दे आर लाइक कॉमन इंडिविजुअल जो कि सोसाइटी के अंदर रहते हैं और किसी न किसी की लीडरशिप जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। लीडरशिप अप्रोचेस की बात करें तो लीडरशिप अप्रोचेस में 2 डिफरेंट अप्रोचेस का जिक्र है आपकी मौजूदा स्लाइड के ऊपर। एक इंस्ट्रूमेंटल होती है, एक एक्सप्रेसिव होती है। इंस्ट्रूमेंटल इज बेसिकली टास्क ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, आपने कुछ ना कुछ करना होता है। तो ऐसी जो लीडर्स या मैनेजर्स होते हैं वो बेसिकली आपको कायल करते हैं, मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं कि आपने अपनी ड्यूटीज़ को एज अर्ली एज पॉसिबल जो रिक्वायर्ड टाइम है उसके अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर आप एक्सप्रेसिव लीडरशिप की बात करते हैं तो एक्सप्रेसिव अप्रोच जो होती है वो दैट इज कंसर्निंग देमसेल्फ विद द इमोशनल वेल बीइंग ऑफ द ग्रुप, जो कि ओवरऑल जो किसी भी ग्रुप की वेल बीइंग के लिए काम करते हैं और स्पेशली इमोशनल वेल बीइंग के लिए जो काम करते हैं, जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर है एक्सप्रेसिव, तो आप उसको कह सकते हैं कि दिस लीडर इज लाइक यूजिंग एक्सप्रेसिव अप्रोच। ओके सर। ओके, टाइम शॉर्ट है हमारा, अगर जो जो स्लाइड्स बचेंगे उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। और आपकी जी सर। क्लास अटेंडेंस जो है 20 पे चले, 18 तो है। टाइप्स ऑफ लीडरशिप की बात करें तो आपकी मौजूदा स्लाइड के ऊपर या जो हम बुक कंसल्ट कर रहे हैं उसके अंदर 2 तरह की लीडरशिप्स का जिक्र है। एक ट्रांजैक्शनल लीडर्स हैं, नंबर 2 ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैं। तो ट्रांजैक्शनल लीडर जो होते हैं ये बेसिकली जॉब ओरिएंटेड होते हैं और टास्क ओरिएंटेड होते हैं, और उसके मेंबर्स जो होते हैं उनको खास टास्क दिया जाता है जो कि उन्होंने पूरा करना होता है। और इनकी खसूसियत या पहचान जो होती है कि वो उस टास्क को सर अंजाम देने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो हैं वो लगाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसको एक रूटीन एक्टिविटी लेते हुए ही अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के अंदर। वाइल अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होते हैं दे एनकरेजेस अदर्स टू गो बियॉन्ड द रूटीन। ये आपको कहते हैं कि आप जो है रूटीन से हट के भी अपना काम करें और ऑर्गेनाइजेशनल जो फ्यूचर है उसको सस्टेन करने की या डेवलप करने या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने की जो है वो कोशिश करें। वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है यूजुअली यूज enthusiastic approaches, optimistic approaches to inspire other, and they encourage creativity and innovation